जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस के स्पेशल सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व इतिहास। क्या पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में? तो विश्व इतिहास, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होता है। यह सिर्फ बिहार पुलिस में ही नहीं बल्कि अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आप दूसरे एग्जाम का तैयारी भी करते हैं तो विश्व इतिहास आपको ध्यान में रखना होगा। तो हम प्रश्न की ओर आते हैं। आपको हेडिंग में दिख गया होगा, हम लोग चर्चा करने वाले हैं विश्व इतिहास के बारे में। तो आते हैं हम प्रश्न पर। आपका आज का पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का प्रथम प्रयोग 1875 में किसने किया था? औद्योगिक क्रांति का प्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था, ध्यान में रखिएगा। और किसने किया था? तो स्नेल कुई ने किया था। औद्योगिक क्रांति का प्रथम प्रयोग 1875 में स्नेल कुई द्वारा किया गया था। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से माना जाता है? तो वह इंग्लैंड से माना जाता है। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड देश से माना जाता है। औद्योगिक क्रांति के दौरान किस उद्योग की सर्वाधिक प्रगति हुई थी? औद्योगिक क्रांति के दौरान किस उद्योग की सर्वाधिक प्रगति हुई थी? तो वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक प्रगति हुआ था, वस्त्र उद्योग। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ काल क्या माना जाता है? औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ काल क्या माना जाता है? तो सन 1750 से 1850 तक ये औद्योगिक काल का प्रारंभ माना जाता है। 1750 से 1850 तक, तो ध्यान में रखिएगा। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ काल क्या है? तो 1750 से 1850 तक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में ब्रिटिश आर्थिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? अमेरिका में ब्रिटिश आर्थिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो 1624 ईस्वी में अमेरिका में ब्रिटिश आर्थिक नियंत्रण प्रारंभ हुआ था, 1624 में। अमेरिकी वस्तुओं का आयात निर्यात अंग्रेजी या स्थानीय उपनिवेशों के जहाज़ों द्वारा किया जाना किस अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया था? तो वह 1651 ईस्वी के नेविगेशन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अमेरिकी वस्तुओं का आयात निर्यात अंग्रेजी या स्थानीय उपनिवेशों के जहाज़ों द्वारा किया जाना किस अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया था? तो 1651 के नेविगेशन अधिनियम के द्वारा, 1651 के नेविगेशन अधिनियम के द्वारा, तो ध्यान में रखिएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमेरिकी उपनिवेशों में आपसी व्यापार पर ब्रिटिश सीमा शुल्क कब बना? अमेरिकी उपनिवेशों में आपसी व्यापार पर ब्रिटिश सीमा शुल्क कब लगा? तो 1673 ईस्वी में ब्रिटिश सीमा शुल्क लगा था, तो ध्यान में रखिएगा, 1673 में। मुझे स्वतंत्रता दे, मुझे स्वतंत्रता दे या मृत्यु दे दे, यह नारा अमेरिका के स्वातंत्र्य युद्ध में किसने दिया था? मुझे स्वतंत्रता दे या मृत्यु दे दे, यह नारा किसने दिया था? तो पैट्रिक हेनरी ने दिया था, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पैट्रिक हेनरी ने दिया था, मुझे स्वतंत्रता दे या मृत्यु दे दे। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में सर्वप्रथम पुस्तकालय जेम्स लागन द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? अमेरिका में सर्वप्रथम पुस्तकालय जेम्स लागन द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? तो फिलाडेल्फिया में स्थापित किया गया था, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि फिलाडेल्फिया में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो जेम्स लागन के द्वारा स्थापित किया गया था अमेरिका में प्रथम पुस्तकालय। जेम्स लागन द्वारा अमेरिका में प्रथम पुस्तकालय स्थापित किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो फिलाडेल्फिया में किया गया था, तो ध्यान में रखिएगा। बोस्टन हत्याकांड का क्या कारण था? बोस्टन हत्याकांड का क्या कारण था? तो टाउनशेड कानूनों के विरोध का हिंसक दमन। टाउनशेड कानूनों के विरोध का हिंसक दमन था बोस्टन हत्याकांड का कारण। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम अमेरिकी कांग्रेस कहाँ बुलाई गई थी? प्रथम अमेरिकी कांग्रेस कहाँ बुलाई गई थी? तो फिलाडेल्फिया में बुलाया गया था। तो प्रथम अमेरिकी कांग्रेस कहाँ बुलाई गई थी? तो फिलाडेल्फिया में बुलाया गया था, ध्यान में रखिएगा। फिलाडेल्फिया कांग्रेस में अमेरिका के किस उपनिवेश ने भाग नहीं लिया था? फिलाडेल्फिया कांग्रेस के अमेरिका के किस उपनिवेश ने भाग नहीं लिया था? तो जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था?
तो रिचर्ड हेनरी ली ने प्रस्तुत किया था। तो ध्यान में रखिएगा कि अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो रिचर्ड हेनरी ली ने प्रस्तुत किया था। अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रस्ताव 2 जुलाई 1776 में कांग्रेस में स्वीकृत नहीं हुआ था। कांग्रेस में स्वीकृत हुआ था। स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? अमेरिका की स्वतंत्रता का प्रस्ताव 2 जुलाई 1776 ईस्वी को 1776 ईस्वी को कांग्रेस में स्वीकृत हुआ था। स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को 4 जुलाई 1776 ईस्वी को ही स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। तो ध्यान में रखिएगा। सितंबर 1777 ईस्वी का युद्ध कौन सा था? सितंबर 1777 ईस्वी का युद्ध कौन सा था जिसमें अंग्रेज जनरल हो ने वाशिंगटन को सेना सहित पीछे हटने का बाध्य किया था? तो ब्रांडीवाइन का युद्ध था। ब्रांडीवाइन का युद्ध था। सितंबर कब हुआ था ब्रांडीवाइन का युद्ध? 1777 ईस्वी में हुआ था। 1777 ईस्वी में ब्रांडीवाइन का युद्ध हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा, जिसमें अंग्रेज जनरल हो ने वाशिंगटन को सेना सहित पीछे हटने का बाध्य किया था। ठीक है। अंग्रेजी सेना का सेनानायक कौन था? अंग्रेजी सेना का सेनानायक कौन था जिसने 7000 सेना सहित अमेरिकी सेना के समक्ष समर्पण किया था? जिसने 7000 सेना सहित अमेरिकी सेना के समक्ष समर्पण किया था, तो वह सेनानायक कौन था? तो कॉर्नवालिस था। ठीक है। अंग्रेजी सेनानायक कौन था जिसने 7000 सेना सहित अमेरिकी के सेना के सहित समर्पण किया था? तो कॉर्नवालिस था। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, सेनानायक कॉर्नवालिस था। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध का निर्णय यॉर्कटाउन में कब हुआ था? तो 19 अक्टूबर 1781 ईस्वी में हुआ था। अमेरिका के स्वातंत्र्य युद्ध का निर्णायक यॉर्कटाउन में कब हुआ था? यॉर्कटाउन में हुआ था। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, 19 अक्टूबर 1781 में हुआ था यॉर्कटाउन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के पश्चात अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में स्थापित हुआ था? तो पेरिस संधि के पश्चात हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा कि किस संधि के पश्चात अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में स्थापित हुआ था? तो पेरिस संधि के बाद। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1779 ईस्वी में हुआ। 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा, 1789 ईस्वी में ही फ्रांस की क्रांति हुई थी। सप्तवर्षीय युद्ध किस फ्रांसीसी सम्राट के समय हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध किस फ्रांसीसी सम्राट के समय हुआ था? तो लुई 15वें के समय हुआ था। लुई 15वें के समय ही सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। किस बीच हुआ था? तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। और उस समय कौन था फ्रांस के सम्राट? तो लुई 15वां था, जो कि फ्रांस का सम्राट था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वां फ्रांस का सम्राट कब तक रहा? लुई 16वां फ्रांस का सम्राट कब तक रहा था? तो 1774 से 1793 ईस्वी तक फ्रांस का सम्राट रहा था लुई 16वां, यानी 16वां फ्रांस का राष्ट्रपति। यही कहने का मतलब कि 16वां फ्रांस का सम्राट कब से कब तक रहा था? 1774 से 1793 ईस्वी तक। फ्रांस में क्रांति के बाद कौन सा राजनीतिक दल अस्तित्व में नहीं था? फ्रांस में क्रांति के बाद कौन सा राजनीतिक दल अस्तित्व में नहीं था? तो क्रांति पार्टी था, जो कि अस्तित्व में नहीं था। तो ध्यान में रखिएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1804 में नेपोलियन द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ की गई संधि क्या था? फरवरी 1804 में नेपोलियन द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ की गई संधि क्या थी? तो लूनेविले की संधि थी। तो ध्यान में रखिएगा, लूनेविले की संधि कब हुई थी? तो 1804 ईस्वी में हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और उस समय ऑस्ट्रेलिया मतलब नेपोलियन द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ की गई संधि लूनेविले की संधि था। तो ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था? तो नेपोलियन के द्वारा किया गया था ऑस्ट्रेलिया के साथ लूनेविले की संधि। फ्रांस का राज मुकुट मुझे धूल में मिला। फ्रांस का राज मुकुट मुझे धूल में मिला।
मैंने उसे तलवार की नोक से उठा लिया। यह शब्द नेपोलियन ने कब कहा था? तो वह अपने राज्यरोहण के समय कहा था। तो ध्यान में रखिएगा, अपने राज्यरोहण के समय नेपोलियन ने यह कथन कहा था कि फ्रांस का राज मुकुट मुझे धूल में मिला और मैंने इसे तलवार की नोक पर उठा लिया। ठीक है। ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था? ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था? तो 1805 में, सन 1805 ईस्वी में ही ट्राफलगर का युद्ध हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा 1805 में। तो आपको ध्यान में रखना है कि ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था? तो 1805 ईस्वी में हुआ था ट्राफलगर का युद्ध। 31 मार्च 1814 ईस्वी को 31 मार्च 1814 ईस्वी को नेपोलियन द्वारा पराजय स्वीकार कर लेने के पश्चात नेपोलियन को पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया था? तो एल्वा द्वीप पर भेज दिया गया था। ठीक है। 31 मार्च 1814 को 31 मार्च 1814 ईस्वी को नेपोलियन द्वारा पराजय स्वीकार कर लेने के पश्चात नेपोलियन को पेंशन देकर उसे एल्वा द्वीप पर भेज दिया गया था। तो ध्यान में रखिएगा। नेपोलियन को एल्वा द्वीप भेज दिए जाने के बाद फ्रांस की राजगद्दी पर किसे बैठाया गया? नेपोलियन को एल्वा द्वीप पर भेज दिए जाने के बाद फ्रांस की राजगद्दी पर किसे बैठाया गया था? तो लुई 18वां को बैठाया गया था। लुई 18वां को ही नेपोलियन को एल्वा द्वीप पर भेज देने के बाद फ्रांस की राजगद्दी पर बैठाया गया था, लुई 18वां को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जुलाई 1815 ईस्वी को किस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट ने आत्मसमर्पण कर दिया था? 15 जुलाई 1815 ईस्वी को किस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट ने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1815 ईस्वी को। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि ये भी प्रश्न तो पूछ सकता है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1815 ईस्वी को हुआ था। उसी युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट ने आत्मसमर्पण कर दिया था, वाटरलू के युद्ध में। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस अंग्रेज नौसैन्य अधिकारी के समक्ष वाटरलू में समर्पण किया था? तो मेटलैंड में नेपोलियन बोनापार्ट ने किस अंग्रेज नौसैन्य अधिकारी के समक्ष वाटरलू के युद्ध में समर्पण किया था? तो मेटलैंड था। कौन था अंग्रेजी सैन्य अधिकारी? अंग्रेजी नौसैन्य अधिकारी था, मेटलैंड था। उसी के समक्ष नेपोलियन बोनापार्ट ने वाटरलू के मैदान में यानी युद्ध में आत्मसमर्पण किया था, मेटलैंड के। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। वाटरलू में समर्पण के पश्चात नेपोलियन को कहाँ ले जाया गया था? इंग्लैंड ले गया था। ठीक है, वाटरलू में समर्पण के पश्चात नेपोलियन को कहाँ ले जाया गया था? तो इंग्लैंड ले गया था। इटली में राष्ट्रवादी चेतना जागृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इटली में राष्ट्रवादी चेतना जागृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को ही दिया जाता है। तो ध्यान में रखना है आप सभी को। इटली में तरुण इटली का संस्थापक था। इटली में तरुण इटली का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। ठीक है, मेजनी था। इटली में तरुण इटली का संस्थापक मेजनी था। इटली के एकीकरण जिस राज्य के नेतृत्व में हुआ था? इटली का एकीकरण जिस राज्य के नेतृत्व में हुआ था वह था सार्डिनिया पिडमांट। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इटली का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था? तो सार्डिनिया पिडमांट के राज्य के नेतृत्व में हुआ था। सार्डिनिया पिडमांट के नेतृत्व में हुआ था इटली का एकीकरण। तो आपको ध्यान में रखिएगा। इटली के एकीकरण में सहायक हुआ सार्डिनिया पिडमांट का शासक था। इटली के एकीकरण में सहायक हुआ सार्डिनिया पिडमांट का शासक था। तो वह कौन शासक था? तो विक्टर इमैनुअल था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है विक्टर इमैनुअल। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि इटली का एकीकरण हुआ था उस समय सार्डिनिया पिडमांट का शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुअल था। ठीक है, विक्टर इमैनुअल के कुशल प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो काबूर था। ठीक है, विक्टर इमैनुअल के कुशल प्रधानमंत्री का नाम काबूर ही था। तो ध्यान में रखना है आप सभी को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनारी नामक संस्था इटली के समाज के किस वर्ग से संबंधित है? कार्बोनारी नामक संस्था इटली के समाज के किस वर्ग से संबंधित है? तो मध्यम वर्ग से संबंधित है। आपको ध्यान में रखना है।
बिस्मार्क ने कितने वर्ष तक जर्मन संघीय संसद में पर्सा का नेतृत्व किया था? बिस्मार्क ने कितने वर्ष तक जर्मन संघीय संसद में पर्सा का प्रतिनिधित्व किया था? तो 8 वर्षों तक किया था पर्सा का प्रतिनिधित्व। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क रूस में पर्सा का राजदूत रहा था, यानी कब रहा था? तो 1859 ईस्वी में बिस्मार्क जो था कि रूस में पर्सा का राजदूत रहा था 1859 ईस्वी में। बिस्मार्क को पर्सा के सम्राट विलियम प्रथम ने कब चांसलर नियुक्त किया था? तो 1862 ईस्वी में। तो आपको ध्यान में रखना है कि बिस्मार्क को पर्सा के सम्राट विलियम प्रथम ने कब चांसलर नियुक्त किया था? तो 1862 में। चांसलर पद पर नियुक्त के समय बिस्मार्क किस पद पर था? तो फ्रांस के राजदूत के पद पर था। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 20वीं सदी के आरंभ में स्वयं का एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करके एशियाई राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार किया था? तो वह जापान था। ठीक है। शोगुन का अर्थ है, तो शोगुन का अर्थ क्या होता है? तो जापान में सामंतों का वर्ग होता है। शोगुन का अर्थ जापान में सामंतों का वर्ग। मेजी इसिन का अर्थ क्या होता है? तो सामंतों का वर्चस्व होता है। मेजी इसिन का अर्थ होता है सामंतों का वर्चस्व। वाणिज्यवाद शब्द का प्रथम उच्चारण किसने किया था? वाणिज्यवाद शब्द का प्रथम उच्चारण किसने किया था? तो एडम स्मिथ में किया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि वाणिज्यवाद शब्द का प्रथम उच्चारण एडम स्मिथ ने किया था। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ कुटीर उद्योग का मशीनीकरण या किस इतिहासकार ने कहा था? औद्योगिक क्रांति का अर्थ है कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण, या किस इतिहासकार ने कहा था? तो C.D. हैजन ने कहा था। तो आपको ध्यान में रखना है। किसने कहा था? तो C.D. हैजन ने ही कहा था कि कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण या औद्योगिक क्रांति का अर्थ है कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण, या C.D. हैजन ने कहा था। तो ध्यान में रखना है। तो साथियों, ये था कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, विश्व इतिहास का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जिसे हमने आपके साथ साझा किया है। हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और आप सिलेक्शन ले सके। अगर आप भी बिहार पुलिस और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।